स्टार्ट हो गया, अब फिर एरर कट गया। ऐसे कट हो जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशन जिसका हिंदी अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण। ये टॉपिक कक्षा 9 और क्लास 11 दोनों में मिलता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और इसे आपको समझना भी चाहिए क्योंकि ये हर जगह वर्क करता है। जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं सब में ये काम करता है। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चों को दो जगह कन्फ्यूजन होता है, एक होता है ग्रेविटेशन फोर्स, एक होता है ग्रेविटी। तो यहाँ पर ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स, इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये देख लीजिए। ग्रेविटेशन जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये हर एक ऑब्जेक्ट पर लगता है, चाहे वो ब्रह्मांड में किसी भी पिंड पर हो। समझ रहे हो रुद्रा? मतलब कि चाहे वो अर्थ पर कोई दो ऑब्जेक्ट हों तब भी उन पे लगेगा, और चाहे वो प्लैनेट से बाहर हो जैसे अर्थ और मून है। तो जो हर पिंड पे हर ऑब्जेक्ट पे काम करता है अट्रैक्शन फोर्स, उसे कहते हैं ग्रेविटेशन। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पर केवल अर्थ द्वारा लगाया गया फोर्स, केवल जो अर्थ द्वारा लगाया जाए उसे कहते हैं ग्रेविटी। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। ये जो होता है यूनिवर्सल इसीलिए कहा गया है कि ये हर जगह वर्क करता है। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि ज्वार भाटा क्यों आते हैं समुद्र में, लहरें क्यों उठती हैं, क्योंकि एक अट्रैक्शन काम करता है किसके बीच? मून और अर्थ के बीच। वो अट्रैक्शन फोर्स और कोई नहीं है, यही है। कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स। और हर एक अर्थ पे या अर्थ से दूर जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सन हैं और भी प्लेनेट हैं, वो क्यों अपनी कक्षा में बंधे हुए चक्कर लगा रहे हैं? इसका मतलब वो बंधे हुए अलग क्यों नहीं जाते? इसका मतलब यही है कि वो किसी न किसी फोर्स से बंधे हुए हैं, इसीलिए वो अलग कक्षा से अपनी नहीं जाते हैं, राउंड करते रहते हैं लगातार। तो इसका मतलब जैसे कि हम एक क्या लें, एक धागा लें और उसमें कुछ बांध दें पत्थर सा और उसको घुमाएं ऐसे, तो उसमें क्या होता है? वो अलग नहीं, एक ही कक्षा में राउंड करेगा, क्योंकि डोरी से बंधा है, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स डोरी लगा रही है, जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम देते हैं? जब घुमाते हैं कोई चीज़ और अंदर की तरफ फोर्स जो लगता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो उसी यहाँ पर वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट में लगता है, हर एक ऑब्जेक्ट में। ये हमेशा अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब है ये हमेशा कभी आपस में खींचेगा, खिंचाव बल है एक प्रकार का। ये कभी दूर नहीं भेजता किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे दो बल होते हैं, है ना, चुंबक में देखा जाए तो दो होते हैं, रिपल भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है, वो कभी रिपल नहीं करेगा किसी चीज़ को। तो ये एक प्रकार का क्या है? मैग्नेट में दो फोर्स हो सकते हैं, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्जन भी हो सकता है। उसमें प्लस प्लस आएंगे तो रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण जिसको कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। और अगर प्लस माइनस आ गए तो आकर्षण, चिपक जाएंगे, आकर्षण। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा फोर्स है जो हमेशा प्लस का होता है, ना कि माइनस। मतलब कि वो रिपल कभी नहीं करेगा, हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो ब्रह्मांड के किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे आप मान लीजिए कि आप अपनी मेज पर रखे हैं दो आप पिंड, कोई भी पिंड ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, लेकिन वो इतना कम फोर्स है ये कि वो आपको इतना एहसास नहीं हो रहा है कि वो खींच जाए। क्योंकि अभी हम जब सूत्र का निगमन करेंगे तो पता चलेगा कितना मास हो तो इतना फोर्स लगेगा। मास पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। फिर यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ में यही पूछा कि न्यूटन ने जब देखा तो उन्होंने ये निकाला कि क्या किया जाए, ये कैसे पता लगाया जाए कि ये फोर्स कब बढ़ता है और कब घटता है, और किस टर्म पर ये बढ़ेगा, किस टाइम घटेगा। तो उन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने क्या दिया? नियम, जिसे कहा गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो नियम क्या है ये देख लेते हैं। तो ग्रेविटी समझ गए थे भाई? ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ के द्वारा जब किसी ऑब्जेक्ट पर अपनी तरफ खिंचाव बल हो, वो होती है ग्रेविटी। हाँ, डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, द अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी।
ऐसे लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, स्कॉल्ड ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो क्या कहोगे, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू प्लैनेट्स या टू, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। समझ पा रहे हैं? तो ग्रेविटेशन का सर्किल बड़ा होगा और ग्रेविटी इसके अंतर्गत है, ये मान लीजिए। तो यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि ये फोर्स, ये नियम क्या है, रूल क्या है, ये जो रूल दिया गया है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ इसका ग्रेविटेशन होता क्या है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसमें यह डिफरेंस होता है कि ये दो ऑब्जेक्ट में हाँ, करता है ये नहीं, वो ग्रेविटी का मतलब अर्थ जो खींचे वो ग्रेविटी है किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेकिन और किसी प्लेनेट में लग रहा है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ठीक है। और ये हर जगह काम करता है, हर जगह वर्क करेगा ये, ठीक। हाँ, ग्रेविटेशन इसीलिए यूनिवर्सल कहा गया इसे। हर ब्रह्मांड में किसी भी पिंड पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर ये काम कर सकता है। और ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के द्वारा, जैसे मंगल ग्रह किसी दूसरे ग्रह को खींचे अपनी ओर, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन अर्थ जब खींचेगी तो है तो ग्रेविटेशन ही फोर्स वो, ठीक है, लेकिन उसका नाम बदल के ग्रेविटी कर दिया गया क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं, उसका खिंचाव कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या पहले बताया, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हों, एक ऑब्जेक्ट है ए, क्या है ए, और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए आप डी है, क्या है डी, समझ रहे हैं। और ये दो पिंड हैं, इनका मास कैपिटल एम मान लीजिए, या m1 m2 मान लीजिए, हाँ प्रूफ होगा, ठीक है। m1 इसका मान लीजिए m2 मान सकते हैं, m1 और m2 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, d। आप इंग्लिश में ऐसे लिख लीजिएगा, इफ़ टू ऑब्जेक्ट a एंड b देयर masses is 1 m1 एंड m2 डिस्टेंस बिटवीन इज d फॉर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया ये r भी मान सकते हैं, कहीं कहीं इसको क्या माने हैं, r माने हैं, तो r भी डिस्टेंस मान सकते हैं। कि उन्होंने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, प्लेनेट के या फिर ऑब्जेक्ट के मासेस पर डिपेंड करेगा। द फोर्स बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। समझ पा रहे हैं? यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ, लिखो, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताएंगे भी। अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर ए एंड बी, if two objects are A and B and their masses is respectively m1 m2 उनका द्रव्यमान जो है वो m1 m2 है, एंड डिस्टेंस और दूरी कितनी है उनके बीच की, d, एंड डिस्टेंस इज d। तब उसमें लगने वाला आकर्षण बल, देन अप्लाइज अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली या विल बी होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो हमने ये पहला इक्वेशन बना दिया, ठीक है, कि जो इसमें फोर्स लग रहा है वो इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती का मतलब है जितना m1 m2 होगा गुणा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। और लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है d। अब फोर्स क्या होगा, दूसरी बात लिख लीजिए इसमें,
force is inversely proportional to, force is inversely proportional to their square of distance। तो यहाँ पर ये हमने बना लिया। इसका मतलब है कि जो बल लगेगा वो डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब जितनी बीच की डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के हिसाब से फोर्स कम हो जाएगा। स्क्वायर के हिसाब से फोर्स मतलब डिस्टेंस बढ़ने पर, ऐसा क्या समझ में आया तुमको भाई? दो पिंडों के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा कब? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी नहीं, दूसरी भी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो इसका मतलब मास बढ़ेंगे अगर तो फोर्स भी दोनों का बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स किस रेट से कम हो जाएगा? उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के रेट से कम हो जाएगा, ये मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन हो गया ये। अब मिला देंगे इक्वेशन को, तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान डी स्क्वायर, m1 m2 अपान डी स्क्वायर, यहाँ r भी लिख सकते हैं, r स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, जब इन कांस्टेंट हटाएंगे तो g जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि हर जगह का g अलग अलग होता है। तो यहाँ पर g कांस्टेंट होता है m1 m2 अपान डी, r स्क्वायर कर दें। चलो r कर लो डिस्टेंस, कोई बात नहीं, r कर लो जैसा भी आपको अच्छा लगे। डिस्टेंस को हम r मान लेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल R भी मान सकते हो। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पर F का फार्मूला आ गया, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। यही किसका? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, ये कोई भी फोर्स निकाला जा सकता है दो ऑब्जेक्ट के बीच। ठीक है, जहाँ पर लिख लो, यहाँ पर वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर लिख लेते हैं, वेयर कैपिटल G इज ए ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट हटेगा तो जी आ जाएगा। हाँ ये हमेशा आ जाएगा। ठीक, ये हटेगा तो यहाँ पर जी कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन किसी में तो कांस्टेंट हटता था तो एक आता था। किसमें? नहीं, किसी में आता था ना, हर जगह ये जी की वैल्यू अलग होती है। मान लीजिए पृथ्वी पे रिलेटेड है तो पृथ्वी के लिए ये होगा, और कोई प्लेनेट पे जा रहे हो तो वहाँ का जी का मान चेंज हो जाएगा। ये हर जगह अलग अलग अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ के लिए यही कांस्टेंट है पृथ्वी के लिए। तो यहाँ पे इसकी यूनिट कैसे, अगर कोई पूछ ले, हाँ उसमें 1 आया था, लेकिन इसमें ये वैल्यू आती। हर जगह कांस्टेंट का मान अलग अलग होता है। ये फिक्स्ड होता है जी, कैपिटल जी है ये। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है ना। स्मॉल जी भी तो एक बताई थी, उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है ग्रेविटी की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है। तो यहाँ पर इसकी यूनिट ये लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। कैसे आई यूनिट देख लो यहाँ से भाई, ये क्या है F जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। r जो होती कोई डिस्टेंस है, F क्या होता है न्यूटन, F की यूनिट न्यूटन, तो ये हो गई न्यूटन, और ये r स्क्वायर मीटर ही तो है। r मतलब डिस्टेंस है तो मीटर में आएगी, तो इधर जाएगी गुणे में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और m1 m2 बटे में केजी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों मासेज हैं। तो इधर बचा कौन? जी।
तो जी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, या कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। तो पूछी जा सकती है यूनिट की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है और वैल्यू कितनी होती है, तो ये बात याद रखिएगा। तो मास किलो स्क्वायर में आता है क्या? और क्या भाई, मास है तो केजी में तो आएगा। तो स्क्वायर स्क्वायर में भी आएगा क्या? क्यों, m1 m2 है नहीं, दो मासेस। एनसीईआरटी किताबों में यहाँ पर डी माना गया है डिस्टेंस को। डिस्टेंस ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ समझ पाए क्या है कि इसमें जो है जो फोर्स होता है वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो है यही। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ। सर ये मतलब है फिक्स्ड है या कहीं से प्रूफ हुआ था? नहीं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब दो चीज़ों के भार बढ़ा दोगे अगर मासेस तो उसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, ये चीज़ है। फिर आगे आप एक क्वेश्चन भी इस पर कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये है द मासेस ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का मास क्या है, क्वेश्चन लिख लो मास ऑफ अर्थ। हाँ, मास ऑफ अर्थ ME लिख लीजिए। मास ऑफ अर्थ उतना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ मून MM, मास ऑफ मून क्या है, इसका मास होता है 7.4 10⁻22 kg। ये रियल अप्रॉक्सीमेटली मतलब मान लो है तो रियल ही। तो ये दो हैं, एक अर्थ है ऐसे और एक क्या है, मून है। ये अर्थ है और ये मून है। तो अब इसके बीच की डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए आपको, तभी तो लगा पाओगे। यानी दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, अट्रैक्शन फोर्स, यानी फोर्स निकालना है। तो डी कितनी है इसकी, तो डी यानी आर जो हमने बताया था, डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन या आर कह सकते हैं कितनी है, डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। कितना है, 5 किलोमीटर। और जो हम किलोमीटर में है लेकिन हम इसको मीटर में रखेंगे, 3 इंटू 8⁴ 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 3 पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 मीटर आ जाएगा। तो हमने आर को कैसे चेंज कर लिया, मीटर में, क्योंकि हमें जो भी डिस्टेंस रखनी होती है मैथ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन से, वो मीटर में रखनी होती है। तो हमें अब क्या निकालना है, इसके बीच सब कुछ तो दिया है, दोनों का मास दिया है और बीच की डिस्टेंस भी दी है 3.84 इंटू 10⁻5 मीटर या 8 मीटर। तो हमें निकालना इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही पढ़े हो। तो F बराबर G वैल्यू बाद में रखना, m1 मान लो पहला वाला ME, तो ये कितना है 6 इंटू 10⁻24 और मल्टीप्लाई m2 कितना है 7.4 10⁻22। नीचे आ जाओ, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, इसे। तो 3.84 मल्टीप्लाई कितना है 8 और फिर यही लिखना है 2 बार क्योंकि स्क्वायर है नीचे, है ना।
तो जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू 3 पॉइंट क्या बताया था अभी, 6.7 10 पावर -11 बस न्यूटन। यूनिट लिखो चाहे ना लिखो, बाद में लिख लेना। तो 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 22, नीचे क्या है 3.84 3.84। पावर हम यहाँ पर गुणे में हैं तो जोड़ रहे हैं, कितनी हो जाएगी 8 8 16 हो जाएगी पावर। समझ पाए कुछ? हाँ ये भी लिखेंगे, ठीक। 6.6 इंटू 10 पावर 24। अब पावर पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में गुणा भाग कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर पावर सॉल्व करो, 24 और 22 हैं। पावर सॉल्व करने का मतलब गुणे तो जुड़ जाएंगे। 24 22 जोड़ दो, 11 घटा दो। क्यों? मल्टीप्लाई में पावर ऐड की जाती। तो 24 22 और माइनस का 11 है तो ये 11 घट जाएगा, तो 24 और 11 है जोड़ना है सिर्फ। तो 24 11 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 13 ही बचेगा। नहीं 24 11 जोड़ना है हमें, तो यहाँ 5 और यहाँ 3, कितना हुआ 35। भाई 11 घट के 11 बचेगा यहाँ। ये 24 35 पावर, तो कितना लिखेंगे हम 6.7 मल्टीप्लाई 7.4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 35। नीचे कितना है 3.84 और 3.84 मल्टीप्लाई 10 पावर 16, ये घट जाएगी पावर 16, इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा? हाँ ये बटे में है ना, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। हाँ तो कितना 6.7 मल्टीप्लाई 7.4 6 10 पावर 15 से घटा दीजिए 19, है ना, ठीक। अब नीचे क्या है हमारे पास 3.84 फिर 3.84, है ना। अब यहाँ पे दो संख्या बाद पॉइंट है, देखो यहाँ पे, यहाँ पॉइंट हटा सकते हो, ये पॉइंट हटाओ ये पॉइंट हटाओ और इसका पॉइंट हटा दो। तो ये पॉइंट हट गया, नीचे की भी पॉइंट हट गया, लेकिन दोनों नहीं एक ही हटेगा, क्योंकि दो संख्या बाद थे वहाँ, यहाँ पे दो संख्या बाद। अब इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने में समय लग सकता है थोड़ा सा, तो आप डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 2.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 20 न्यूटन। हाँ क्योंकि यहाँ पे जो बढ़ेगा, यहाँ जो भाग गुणा होगा ना, तो ये आएगा कितना 20 पॉइंट क्या आएगा 20.2। तो एक दशमलव संख्या उधर जाएगी तो इधर पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पर 20.2 आएगा, तो पॉइंट उधर जाएगा तो एक पावर बढ़ा देना, ठीक। तो ये कितना फोर्स लग रहा है सोचो, इतने न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है किस पर, अर्थ और मून पर। 2 पॉइंट ये अब मैकेनिज्म है अपना अपना अलग का, कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो अपनी थ्योरी भाई लगाते हैं, कुछ जो भी होता है उनका मैकेनिज्म मशीन से। हाँ भाई कोई परफेक्ट कोई तराजू थोड़ी है जो उसको नाप लिए, कोई मानक होते हैं कि इतने मानक, मान लो इतना ये ऐसी हलचल हो रही इसमें तो इतने वजन होगा, इसका मानक हैं अपने अपने वैज्ञानिकों के। हाँ और ऐसे मास कैसे नाप लेंगे भाई, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया किसी चीज़ का, उसकी डेंसिटी पता कर ली, कितनी इतने टुकड़े में इतनी डेंसिटी है, फिर उसकी पूरी डायमीटर नाप ली, फिर इतना पूरा स्फेयर का पता कर लेते हैं कि इतना वैल्यूम स्फेयर का है तो इतने की डेंसिटी के इतने ग्राम आता है, पूरी के वैल्यूम में कितने ग्राम आएगा। तो इस तरह से अनुमानित एक अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं, कोई डायरेक्ट वहाँ जाके कोई तौला नहीं है इतने बड़े पिंड को, है ना। तो उनके खुद के मानक होते हैं कुछ, उसके हिसाब से नाप लेते हैं। नोट कर लो।